guys, welcome back to Be the Topper. This is part 4 of chapter 1 of class 12 capital market module. इससे पहले हमने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको एक बार चेकआउट कर सकते हैं. और ये है हमारा आज का वीडियो. सबसे पहले अभी हम रिफॉर्म्स कर रहे थे, तो आधे रिफॉर्म्स अपने पार्ट 3 में किए हैं और आधे हम इसमें करें और आज हम रिफॉर्म्स को फिनिश कर देंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का मतलब होता है बेसिकली ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट ने जहां पर हम इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं कि जो भी हो रहा है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में होना चाहिए, उसके हित में होना चाहिए. और मार्केट से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों के बीच में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिक्योरिटीज़ मार्केट में आ सकें और उनको एक ट्रस्ट हो कि हाँ भाई ये जगह सही है, हम यहाँ पर अपना पैसा लगा सकते हैं. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एस्टेब्लिश किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसने एस्टेब्लिश किया है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. आपसे ये पूछा जा सकता है कि IEPF के फुल फॉर्म बताओ, तो वहाँ पर आप कह सकते हो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. अक्टूबर 2001 में इस फंड को शुरू किया गया था और इसके ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली सिर्फ इतने थे कि यहाँ पे हमको इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को बढ़ाना है, हमको अवेयरनेस फैलानी है. और ये जो एक्सचेंज है, सेबी है, ये जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है इसको यूज़ करते हैं इन्वेस्टर क्लेम के टेक केयर करने के लिए. मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर है, मान लो वो किसी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग कर रहा था और वो ब्रोकर ने कुछ गलती कर दी तो उसकी वजह से उसका पैसा डूब गया या फिर काउंटर पार्टी रिस्क हो गया. तो अगर कोई भी सिचुएशन अगर फ्रॉड जैसी उसके सामने आती है, फिर उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सेबी ये जो फंड होता है उसके पैसे को यूज़ करता है. और आई थिंक 10 लाख तक की लिमिट होती है कि सेबी इन्वेस्टर को 10 लाख तक रुपीज़ जो हैं वो दे सकता है उसका क्लेम पूरा करने के लिए. और सेबी और जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इन्होंने एक इन्वेस्टर ग्रीवांस सेल भी बनाए हैं. ग्रीवांस का मतलब होता है कंप्लेंट बेसिकली. तो वहाँ पर इन्वेस्टर जाके अपने कंप्लेंट कर सकते हैं अगर उनको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है मार्केट्स में, तो वो जाकर वहाँ पर इन्वेस्टर ग्रीवांस सेल में वहाँ पर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं. आपको आगे ये प्रोसीजर भी बताया जाता है कि किस तरीके से कंप्लेंट की जाती है. और जितनी भी एजेंसीज हैं, जितनी भी इन्वेस्टर एसोसिएशन है, सब इन्वेस्टर की एजुकेशन के लिए कई सारे वेबिनार्स, कई सारे प्रोग्राम्स जो हैं उसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि इन्वेस्टर की एजुकेशन भी होती रहे. और कई सारे, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर भी मैं कई सारे चीज़ों के लिंक भेजती रहती हूँ. कुछ वेबिनार्स होते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड जिसको आप अटेंड कर सकते हैं. और अगर आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे वेबिनार्स के लिंक्स मेरे पास आते रहते हैं क्योंकि मैं ये सब करती रहती हूँ तो मेरे को पता रहता है. तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पे अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड तो वहाँ पर आपको वो नॉलेज मिल सकती है. अब हम आते हैं अपने दूसरे रिफॉर्म पे आज के हैं, जो कि है ग्लोबलाइजेशन. देखो, ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण, जिसका मतलब होता है कि हम पूरी दुनिया में बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी बैरियर के आपस में ट्रेड कर सकें. यही एक ग्लोबलाइजेशन का मोटी मोटी डेफिनेशन समझ लो, यही होती है. तो जो इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने भी फॉरेन से रिसोर्सेज रेज करने के लिए, क्योंकि हम जो शेयर्स होते हैं वो क्यों बेचते हैं, बिकॉज जो कंपनी होती है उसको फंड की ज़रूरत होती है ना. तो फॉरेन से ताकि हम रिसोर्सेज को रेज कर पाएँ, इसी के लिए इंडियन कंपनीज ने कुछ चीज़ें बनाई हैं जिसके थ्रू जो हम इशू करेंगे और फॉरेन इन्वेस्टर्स से हमें पैसा मिल सकता है, जैसे कि ADRs, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. और ये सारे जो टर्म्स है ना, ये मैं आपको अपने क्विक फाइनेंस नॉलेज वाली जो सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, उसमें मैं आपको समझाऊंगी. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए. ADRs जो है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, GDRs ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, FCCBs फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ये होती हैं. ये चारों मैं आपको अपने कोई फाइनेंस नॉलेज वाले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए. फर्दर FIIs क्या होता है? Foreign institutional investors have been permitted to invest in all types of securities. Foreign institutional investors जो हैं वो किसी भी टाइप के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एंड वो डोमेस्टिक मार्केट को भी टैप कर सकते हैं. और यहाँ पर ये बात भी है, दे कैन इन्वेस्ट इन अ कंपनी अंडर पोर्टफोलियो
इन्वेस्टमेंट रूट अप टू 24% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब जितनी भी कंपनी के पेड अप कैपिटल है उसमें से 24% के आसपास तक भी FIIs भी जो है उस कंपनी में उसके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही आपके जानने के लिए है, बाकी हम आगे पढ़ते हैं। लॉन्च ऑफ VIX स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है? ये होता है वोलाटिलिटी इंडेक्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वोलाटिलिटी इंडेक्स बनाया गया है इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में। वोलाटिलिटी इंडेक्स बनाया गया था क्योंकि वोलाटिलिटी का मतलब होता है जो ऊंची नीची होती है, जो ऊपर नीचे होता है, मार्केट कैसे हिलती है, जो कैसे जो प्राइसेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, कैसे फ्लक्चुएशंस आती हैं, इन सबको हम वोलाटिलिटी कहते हैं। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है उसको मेजर करने के लिए मार्केट ने एक इंडेक्स बना दिया, वोलाटिलिटी इंडेक्स, ताकि जितने भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं हम उसको हम समझ सकें, उसको हम डील कर सकें, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि उसी तरीके से हम अपना पैसा भी लगा सकें। तो ये एक मेजर होता है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को जांचने का। वोलाटिलिटी ओवर नियर टर्म, हम 30 दिनों के अंदर अंदर की जो वोलाटिलिटी होती है उसको जान सकते हैं इस इंडेक्स से। इट मेजर्स द अमाउंट बाय व्हिच एन अंडरलाइंग इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू फ्लक्चुएट इन नियर टर्म। और ये जो नियर टर्म होता है 30 डेज का होता है कि एक इंडेक्स कितना मूव करेगा, कितना उसमें फ्लक्चुएशंस आएंगी, कितने प्राइसेस ऊपर नीचे जाएंगे। इंडियाज फर्स्ट वोलाटिलिटी इंडेक्स, इंडियाज VIX, based on the Nifty 50 index option prices, was launched by NSE National Stock Exchange in April 2008। इंडिया का जो फर्स्ट वोलाटिलिटी इंडेक्स था जो कि मेजर कर रहा था कि इंडेक्स में प्राइसेस कितने फ्लक्चुएट हो रहे हैं, जो कि और इसको लॉन्च किया था सबसे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अप्रैल 2008 में। अब हम आ जाते हैं आगे, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट मार्केट एक्सेस पे। डायरेक्ट मार्केट एक्सेस क्या है? DMA भी आप इसको शॉर्ट में कह सकते हो। अप्रैल 2008 में सेबी ने अलाउ किया था डायरेक्ट मार्केट एक्सेस फैसिलिटी टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में क्या हो सकता है? जो इन्वेस्टर होते हैं, जो पूरी एक इंस्टीट्यूशन होती है, जैसे कि ज़्यादातर इसमें बैंक्स हो सकते हैं या फिर कोई भी फाइनेंशियल फर्म हो सकती है। इस तरीके से जो इंस्टीट्यूट जिनका होता है और वो पूरा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो उनको डायरेक्ट मार्केट फैसिलिटी सेबी ने प्रोवाइड की थी। और ये होती क्या है? ये डायरेक्ट मार्केट एक्सेस होता है जो ये ब्रोकर्स को एक अलाउ करता है कि आप जो अपने आपके जो रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, आपके जो इंस्टीट्यूशनल और इन्वेस्टर्स हैं, आप उनको डायरेक्ट एक्सेस दे सकते हो मार्केट का अपने ट्रेडिंग सिस्टम से विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन बाय द ब्रोकर। हम एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे। DMA अलाउज ब्रोकर्स टू ऑफर देयर रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स डायरेक्ट एक्सेस to the exchange trading system through the brokers infrastructure। ब्रोकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से डायरेक्ट जो ब्रोकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है कि आप वहाँ पे जाकर ट्रेड कर सकते हो। मतलब ब्रोकर के सिस्टम से आप बैठकर आराम से ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं लॉन्च ऑफ सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम। लॉन्च ऑफ सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम में क्या होता है? इस स्कीम को भी 2008 में शुरू किया गया था। द सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म वाज अलाउड। इट अलाउज मार्केट पार्टिसिपेंट टू टेक शॉर्ट पोजीशंस इफेक्टिवली विद लेस कॉस्ट। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है? देखो, यहाँ पर जैसे कि मैं एक ट्रेडर हूँ और यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी का मैं फ़ायदा उठा रही हूँ, लॉन्च ऑफ सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम। क्या होता है? हम सिक्योरिटीज़ बोरो करते हैं, हम सिक्योरिटीज़ अभी हमने पूरी तरीके से उनका पैसा भरा नहीं होता। मैंने किसी से सिक्योरिटीज़ ली, मैंने उसको पूरी तरीके से पैसा नहीं दिया, पर मैं किसी और को बेच दिया, ठीक है, और बेचने के बाद जो पैसा मिला फिर मैं अपने पैसे दे रही हूँ। पूरी तरीके से वो सिक्योरिटीज़ मेरी नहीं थी। इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। आपको एक कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट सेलिंग, जिसका मतलब ये होता है कि आपने उनको खरीदा नहीं है पूरी तरीके से और उसको खरीदने से पहले ही आपने बेच दिया। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपने उसको पूरे पैसे नहीं दिए हैं जिससे भी आप खरीद रहे हो, बट उससे पहले ही आपने उसको दूसरे बंदे को वो चीज़ जो है वो बेच दी। और ये भी मार्केट पार्टिसिपेंट को आजकल मिलती है। ये जो स्कीम है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप शॉर्ट पोजीशन पे जो है शेयर्स हैं उसको खरीद बेच सकते हो।
लॉन्च ऑफ करेंसी फ्यूचर्स क्या होता है? बेसिकली ये आपको करेंसी डेरिवेटिव मार्केट जो था वहाँ पर भी आपको समझाई थी ये चीज़ कि अगस्त 29, 2008 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो बाहर के करेंसीज होते हैं उनमें भी ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। सबसे पहले USD INR पेयर था, सबसे पहले जो इंडिया में ट्रेड किया गया था, US डॉलर और इंडियन रुपीज़, और उसके बाद अदर करेंसी में भी ट्रेडिंग होने लगी, जैसे कि यूरो INR मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ की जो करेंसी है यूरो, और INR मतलब इंडियन रुपीज़, पाउंड स्टर्लिंग INR एंड जापानीज येन was further made available for trading in March 2010। अब हम आ जाते हैं आगे हमारे पास एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट क्या होता है? ASBA एक मेजर प्राइमरी मार्केट का रिफॉर्म होता है। ये यहाँ पर लिखा है मेजर प्राइमरी मार्केट। तो ये जो रिफॉर्म है ये प्राइमरी मार्केट का होता है, और प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स दूसरे इन्वेस्टर्स को दे रही होती हैं। तो ये जो रिफॉर्म है ये बेसिकली इतना होता है कि इट इनेबल्स इन्वेस्टर्स टू अप्लाई फॉर IPOs एंड FPOs एंड राइट इशूज विदाउट मेकिंग अ पेमेंट। मतलब ये कहते हैं कि देखो आप जो इन्वेस्टर हो वो अप्लाई कर सकते हो IPO में, FPO में और राइट इशूज में भी। आपको उसके लिए कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके अकाउंट में सिक्योरिटीज़ आ नहीं जाती, आपको सिक्योरिटीज़ अलॉट नहीं हो जाती, हम आपके अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं काटेंगे। इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। और वैसे अक्सर होता है क्या है कि हम लोग पैसे दे चुके होते हैं, हम बता चुके होते हैं कि हमें इतने शेयर चाहिए, और मतलब जैसे आपको लगता है ना कि आप जाओगे शेयर खरीद लोगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनीज होती है वो अपने शेयर्स निकालती हैं, और इन्वेस्टर अगर कोई लेट हो गए तो उनको वो शेयर्स नहीं मिल पाते हैं, शेयर्स खत्म हो जाते हैं। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो आना चाहते हैं अच्छे अच्छे कंपनीज के शेयर खरीदने के लिए, बट ये कुछ ही लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकें। आपने IPOs FPOs राइट इशूज के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है, और आपका अमाउंट तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक इन्वेस्टर के आपके खुद के अकाउंट में ब्लॉक रहेगा, जब तक आपको शेयर्स की अलॉटमेंट नहीं हो जाती। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि है लॉन्च ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। अब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का लॉन्च हुआ। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स क्या होते हैं ये आपको क्विक फाइनेंस नॉलेज की सीरीज में मैं आपको वहाँ पर बताऊंगी। और अगस्त 31, 2019 में ये फ्यूचर्स ट्रेड होने शुरू हुए थे। फ्यूचर्स ऑन इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर ऑप्शन बेसिकली ये क्या होता है, ये डेरिवेटिव का एक पार्ट होता है, टाइप होता है डेरिवेटिव का, जो कि इंटरेस्ट रेट पे मिलने शुरू हुए थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। कब? अगस्त 31, 2019 को। इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ये क्या है? ये बेसिकली एक गाइडलाइन है। अगस्त 2009 में एक सेबी ने इशू की थी, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट गाइडलाइन, और इन्होंने रिप्लेस किया था इस वाली गाइडलाइन को, द डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन। ICDR रेगुलेशन 2009 वुड गवर्न ऑल डिस्क्लोजर नॉर्म्स रिगार्डिंग इशू ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज़ के इशू से रिलेटेड जितने भी डिस्क्लोजर नॉर्म्स होते हैं उन सबको गवर्न करती है ये रेगुलेशन ICDR। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।